हम सब स्टीव जॉब्स को उनके बनाए प्रोडक्ट से जानते हैं, मतलब आईफोन, मैक, ये सब। जी। पर आज हम उस प्रोडक्ट के पीछे जो इंसान था उसकी बात करने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज थी जो उन्हें वैसा बनाती थी जैसा वो थे। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी या बिजनेस की है ही नहीं। अच्छा। ये एक इंसान की साइकोलॉजी की कहानी है, एक अंदरूनी कश्मकश की जो उनके हर काम में, हर प्रोडक्ट में झलकती थी। तो चलिए इसी कश्मकश को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने जो सोर्स मटेरियल है वो जॉब्स को एक सफल सीईओ की तरह नहीं देखता, नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखता है जो भीतर से हमेशा बेचैन था, जिसके अंदर कुछ असाधारण करने की एक मजबूरी सी थी। मजबूरी, ये शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। उनके लिए इनोवेशन कोई हॉबी या पैशन से ज्यादा एक जरूरत थी। जरूरत। मनोविज्ञान की नजर से देखें तो ये एक इंसान की पूरी शख्सियत को बना या बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। एक बच्चे के लिए ये दुनिया की सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चोट हो सकती है। उसके मन में एक डर बैठ जाता है जिसे अबैंडनमेंट एंजाइटी कहते हैं। मतलब छोड़े जाने का डर। हाँ, छोड़े जाने का डर, ये एहसास कि मैं कभी भी अकेला छोड़ा जा सकता हूँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनका जो मशहूर परफेक्शनिज्म था वो सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि उनके बचपन के डर से बचने का एक तरीका था? बिल्कुल, आप इसे एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म कह सकती हैं। अच्छा। सोचिए, अगर हर चीज परफेक्ट है, अगर प्रोडक्ट में कोई भी कमी नहीं है, तो कोई उसे रिजेक्ट कैसे करेगा? सही बात है। कोई उन्हें छोड़कर कैसे जाएगा? उनका काम उनकी काबिलियत का सबूत नहीं, बल्कि उनके डर पर एक कवच जैसा था। इसीलिए वो चीजों को ठीक ठाक नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह परफेक्ट चाहते थे। उनके लिए काम खुद को साबित करने का एक तरीका बन गया था। तो ये जो खुद को साबित करने की जरूरत थी, ये उनके हर फैसले में दिखती है, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई में भी। जी। उन्होंने जो रास्ता चुना वो सीधा नहीं था। रीड कॉलेज जैसी महंगी जगह में एडमिशन लेने के बाद उसे छोड़ देना, ये उस वक्त किसी को समझ नहीं आया होगा। बाहर से देखने पर तो एक बहुत बड़ी गलती लगती है। लेकिन जॉब्स ने फॉर्मल एजुकेशन छोड़ी थी, सीखना नहीं। उनकी जिज्ञासा, उनकी क्यूरियोसिटी हमेशा जिंदा थी। और इसी वजह से उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब क्लास में जाना शुरू किया। हाँ, कैलीग्राफी की क्लास। कैलीग्राफी यानी सुंदर लिखावट की कला। उस समय के हिसाब से तो ये बिल्कुल ही यूजलेस चीज रही होगी। जी। हाँ, टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसका क्या काम? कोई काम नहीं था। उन्होंने वो क्लास सिर्फ इसलिए की क्योंकि उन्हें सुंदर अक्षर देखना अच्छा लगता था, बस। कोई बड़ा प्लान नहीं था। लेकिन ये उनकी कनेक्ट द डॉट्स वाली बात हो गई, जिसका जिक्र जॉब्स ने अपने मशहूर भाषण में भी किया था। कि आप आगे देखकर डॉट्स नहीं जोड़ सकते? नहीं, बस पीछे देखकर ही समझ आता है कि कैसे कैलीग्राफी जैसी चीज कंप्यूटर डिजाइन के लिए इतनी जरूरी बन गई। एग्जैक्टली। जब मैकिन्टॉश आया तो वो पहला कंप्यूटर था जिसमें इतने सुंदर अलग अलग तरह के फॉन्ट्स थे। ये सीधे सीधे उसी क्लास का नतीजा था। बिल्कुल, और इसे ही आज रिसर्च की भाषा में नॉन लीनियर लर्निंग कहते हैं। अच्छा। जब आप अपनी जिज्ञासा को फॉलो करते हैं तो आप ऐसी चीजें सीख जाते हैं जो बाद में अप्रत्याशित तरीकों से काम आती हैं। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी भी यही कहती है कि जो लोग इस तरह से सीखते हैं वे लॉन्ग टर्म में ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। जॉब्स इसका जीता जागता उदाहरण थे। और 1976 में उन्होंने एप्पल की शुरुआत की। जी। उस वक्त कंप्यूटर बहुत डरावनी, कॉम्प्लिकेटेड मशीनें हुआ करती थी। ढेर सारे कोड्स, तारें, कमांड्स, आम इंसान के बस की बात नहीं थी। और यहीं पर जॉब्स ने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या? उन्होंने ये नहीं पूछा कि हम कंप्यूटर को और पावरफुल कैसे बनाएं। उन्होंने पूछा, हम टेक्नोलॉजी को इंसानों के लिए आसान और खूबसूरत कैसे बनाएं। ये सोच ही अपने आप में एक क्रांति थी। बिल्कुल। वो सिर्फ एक इंजीनियर या बिजनेसमैन की तरह नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट की तरह सोच रहे थे। वो जानते थे कि इंसान लॉजिक से ज्यादा एक्सपीरियंस को याद रखता है। हाँ, किसी प्रोडक्ट में कितने फीचर हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उसे इस्तेमाल करके महसूस कैसा होता है, फील कैसा होता है। क्या वो हाथ में अच्छा लगता है, क्या उसे चलाना आसान है। इसी फील पर उन्होंने पूरा ध्यान दिया। MIT मीडिया लैब की ये एक रिसर्च भी यही कहती है कि लोग प्रोडक्ट्स को उसके फील के आधार पर अपनाते हैं। एप्पल का वो सफेद डिजाइन, वो स्मूथ इंटरफेस, सब उसी सोच का नतीजा था। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। एक इंसान जो इंसानी अनुभव को इतनी गहराई से समझता था, जी, वो असल इंसानों के साथ इतना मुश्किल क्यों था?
किताब साफ बताती है कि जॉब्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल था। वो लोगों को मीटिंग्स में बेइज्जत कर देते थे, उनकी भाषा बहुत कठोर होती थी। ये क्लासिक एम्पैथी गैप का मामला है। एम्पैथी गैप मनोविज्ञान में इसका मतलब है कि आप दूसरों की भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं। कई हाई विजन वाले लीडर्स में ये देखा जाता है। अच्छा। उन्हें लगता है कि जिस स्पीड और परफेक्शन से वो काम कर रहे हैं, बाकी सब भी कर सकते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते कि दूसरों की सीमाएं क्या हैं। और शायद इसी वजह से 1985 में उन्हें अपनी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया। जी, ये तो किसी के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी जाने जैसा नहीं था, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस था। मतलब जब आपको लगने लगे कि आप हैं कौन। हाँ। एप्पल ही उनकी पहचान थी। उसके बिना उन्हें लगा कि वो कुछ भी नहीं है, कि उन्हें कोई भी रिप्लेस कर सकता है। मुझे ये बात थोड़ी हैरान करती है। एक इंसान जो इतना कंट्रोल फ्रीक था, उसने इस झटके के बाद कोलैबोरेशन मतलब साथ मिलके काम करने की अहमियत कैसे सीखी होगी? सही सवाल है। ये तो उनके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ लगता है। और यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। एप्पल में वो एक अकेले विजनरी थे, लेकिन जब उन्हें निकाला गया तो उन्होंने 2 कंपनियां शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सार। पिक्सार तो बहुत सफल हुई। हाँ, नेक्स्ट तो नहीं चली, लेकिन पिक्सार में उन्हें एड कैटमुल और जॉन लैसेटर जैसे जीनियस लोगों के साथ काम करना पड़ा। वहां वो अकेले बॉस नहीं थे, वो एक पार्टनर थे। तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब अलग अलग टैलेंट एक दूसरे पे भरोसा करके काम करते हैं तो जादू होता है। हाँ, उन्होंने सीखा कि क्रिएटिविटी सिर्फ कंट्रोल से नहीं, भरोसे और सहयोग से भी आती है। ये बहुत बड़ी सीख थी। ये वो सबक था जो उन्होंने एप्पल में कभी नहीं सीखा था। इसलिए जब वो 12 साल बाद एप्पल वापस लौटे तो वो एक बदले हुए इंसान थे। परफेक्शन की आदत तो तब भी थी, वो तो थी, लेकिन उसके साथ अब फोकस और क्लैरिटी आ गई थी। आते ही उन्होंने सैकड़ों प्रोडक्ट्स बंद कर दिए और कहा हम सिर्फ वही बनाएंगे जो सच में महान हो। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। आईपॉड, आईफोन, आईपैड। ये प्रोडक्ट्स इसलिए इतने कामयाब नहीं हुए कि ये नए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ये इंसानी बर्ताव की गहरी समझ पर बने थे। एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है स्मार्टफोन्स के लिए। जी, ये सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है, लेकिन असल में हम सब इसे महसूस करते हैं ना? बिल्कुल। जैसे फोन घर पर छूट जाए तो लगता है कि कुछ अधूरा है, शरीर का कोई हिस्सा गायब है। भाई, जॉब्स ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी कि लोग डिवाइस नहीं खरीदते, वे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक टूल खरीदते हैं। फोन सिर्फ फोन नहीं था, वो आपकी यादें, आपके रिश्ते, आपका काम, सब कुछ आपकी जेब में रखने का एक तरीका था। इसीलिए वो शरीर का हिस्सा बन गया। पर जैसा कि कहते हैं, महानता की कीमत होती है। और ये कीमत उन्होंने अपनी सेहत, अपने रिश्तों और शायद अपनी मन की शांति से चुकाई। बिल्कुल। और 2003 में उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने उन्हें इस कीमत का एहसास करवाया, जब उन्हें पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है। जी, और दुख की बात ये थी कि वो कैंसर ऐसा था जिसका इलाज मुमकिन था अगर वो सही समय पर डॉक्टरों की बात मान लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सर्जरी करवाने में कई महीने लगा दिए और तब तक प्राकृतिक इलाज और डाइट पर भरोसा करते रहे। ये भी उनके उसी कंट्रोल वाले स्वभाव का एक पहलू था। हाँ, उन्हें लगा कि वो इस बीमारी को भी अपने तरीके से हरा देंगे, कि मैं डॉक्टरों से बेहतर जानता हूँ। इस बीमारी ने उन्हें पहली बार मौत की सच्चाई के सामने लाके खड़ा कर दिया। जी। और इसके बाद उनके अंदर एक बहुत गहरा बदलाव आया। हाँ, उनका सवाल बदल गया। पहले वो हमेशा पूछते थे, क्या ये शानदार है? Is it awesome? हाँ, अब वो पूछने लगे, क्या ये सच में जरूरी है? Is it truly necessary? शानदार से जरूरी तक का सफर, ये बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। अब वो परिवार, विरासत और जीवन के अर्थ के बारे में सोचने लगे थे। जैसा उन्होंने अपने भाषण में कहा भी था कि मौत शायद जिंदगी का सबसे बेहतरीन आविष्कार है। सही। क्योंकि मौत का एहसास ही हमें ये बताता है कि हमारे पास समय सीमित है और हमें इसे फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये हमें सफलता से ज्यादा अर्थ की तलाश में लगा देता है। बिल्कुल। उनकी निजी जिंदगी में भी ये बदलाव दिखा, खासकर उनकी बेटी लेज़ा के साथ उनके रिश्ते को लेके, जी, जिसे उन्होंने लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया था। हाँ, ये उनकी जिंदगी का एक दुखद अध्याय था और ये दिखाता है कि जो इंसान काम में असाधारण होते हैं वे अक्सर निजी रिश्तों में संघर्ष करते हैं। लेकिन जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने अपनी बेटी से रिश्ता सुधारने की पूरी कोशिश की। वो कोशिश शायद परफेक्ट नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। और यही बात इस कहानी को और मानवीय बनाती है। जी। तो आखिर में उनकी विरासत क्या है? सिर्फ प्रोडक्ट्स या कुछ और? नहीं, उनका वो मशहूर कोट है, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सीखते रहो।
इसका गहरा मतलब है कि कभी भी संतुष्ट मत हो। अच्छा। हमेशा एक भूख बनाए रखो, कुछ और जानने की, कुछ और बनाने की, और कभी ये मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। एक फूल की तरह सवाल पूछते रहो, क्योंकि जवाब उन्हीं को मिलते हैं जो सवाल पूछते हैं। लेकिन उनकी कहानी आज की दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है कि विजन और एक्सीलेंस जरूरी है जी। लेकिन अगर इस दौड़ में एम्पैथी मतलब सहानुभूति और रिश्ते पीछे छूट जाएं तो सफलता अधूरी रह जाती है। सही। बिल्कुल। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस कीमत पर महान बनना चाहते हैं। महानता सिर्फ ऊंचाइयों से नहीं बनती, वो हमारी कमजोरियों, हमारी गलतियों और उनसे सीखने से भी बनती है। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारा समय ही हमारी सबसे कीमती चीज है जी। वो लौटकर नहीं आता। उम्मीद है इस चर्चा ने स्टीव जॉब्स को सिर्फ एक आइकॉन के तौर पर नहीं बल्कि एक संपूर्ण इंसान के रूप में देखने में मदद की होगी। एक ऐसा इंसान जो जीनियस था लेकिन अधूरा भी, और शायद इसी अधूरेपन ने उसे वो बनाया जो वो था। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।